ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री बीएड कॉलेज में भी आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आज आपको ब्लूम का वर्गीकरण जो शिक्षा में है वो आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कई मॉडल इसमें दिए हैं, आपको कई प्रयोग बताए हैं। तो आज अपन ब्लूम का जो वर्गीकरण है जिसको अंग्रेजी में ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी ये प्रयोग ब्लूम ने 1956 में देखिए शिक्षा को उत्तरोत्तर विकास करने के लिए कोई न कोई मॉडल तैयार करते रहे। तो ब्लूम भी उनमें से एक था। 1956 में उन्होंने शिक्षा पर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपना अगर विकास चाहता है, चारित्रिक विकास है, सर्वांगीण विकास है, तो अपना कौशल डेवलपमेंट है, इन चीजों को विकास करने के लिए वो चीजें क्या करता है, निरंतर सीखता रहता है किसी न किसी माध्यम से, जिससे शिक्षा के मूल्यों को समझ सके, वो अपना नैतिक विकास कर सके, अपना अनुशासन विकास कर सके, अपना चारित्रिक विकास कर सके। तो 1956 के अंदर ब्लूम ने टेक्सोनोमी जो वर्गीकरण है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए 3 चरणों में इसके 3 चरण बताए, डोमेन बताए, 3 डोमेन, 3 क्षेत्र बताए। इसके क्या बताए? 3 एरिया, क्षेत्र या एरिया, 3 डोमेन बताए हैं। अब आपसे कोई पूछे 3 डोमेन क्या है, तो उन्होंने इन 3 डोमेन को नाम भी दिया था 3H। पहला क्या दिया था, दूसरा क्या दिया था और तीसरा क्या दिया। ब्लूम ने इन तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 3 प्रकार के वर्गीकरण बताए क्षेत्र में सीखने के लिए। आपने सुना होगा ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव है ना, एक को क्या बोलते हैं ना कॉग्निटिव, एक को बोलते हैं भावनात्मक जिसको इमोशनल बोलते हैं, इमोशनल, और एक को बोलते हैं क्रियात्मक ज्ञान। दिखाई दे रहा है ना आपको, कट तो नहीं रहा ना, क्रियात्मक ज्ञान। तो एक का हो गया भावनात्मक ज्ञान, एक को हो गया ज्ञानात्मक ज्ञान, और इसको क्रियात्मक को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक ज्ञान को बोलो, क्रियात्मक ज्ञान को अपन बोलते हैं साइको मोटर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साइको मोटर, ठीक है। इसको इमोशनल बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, या बोधात्मक के बोलते हैं कुछ लोग, बोधात्मक ज्ञान। तो ये उन्होंने 3H दिए। मैंने अभी क्या लिखा था, 3H, 3 डोमेन बताए थे, और उसका उन्होंने नाम, कभी कभी ये परीक्षा में पूछा गया भी है कि 3H जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ब्लूम ने किया था। तो ब्लूम ने 3H, तो इसको जो ज्ञानात्मक है जिसको कॉग्निटिव कहते हैं उसको उन्होंने हेड माना, हेड, और इसको जो भावनात्मक है उसको माना हार्ट, और इसको हैंड, इसको क्या माना, हैंड माना। तो हेड, हार्ट और हैंड, 3H नाम दिए, इसीलिए इसका नाम देखो 3H पड़ा है। तो ब्लूम ने 1956 के अंदर सबसे पहले इस ज्ञानात्मक ज्ञान का, इसके ऊपर शोध किया कि बच्चा किस प्रकार के कॉग्निटिव नॉलेज को गेन करता है, फिर वो भावनात्मक को, फिर वो क्रियात्मक, तीनों एक्टिविटी। और ये जो प्रयोग किया था उसने अपने साथियों के साथ 1964 के अंदर किया था, और ये 1969 के अंदर किया था। तो ये तारीखें थोड़े यार लोची बात है, कई बार अपन क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कई बार अपन भूल भी जाते हैं कि कौन 3H मॉडर्न टाइम का 3H जो टेक्सोनोमी सिद्धांत है वो किसका था। तो इस तरीके से अपन ने ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इसमें बच्चे की मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक। और इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर क्या होता है, 1964 के अंदर मनोवर्ती टाइप का, इसमें मनोवर्ती डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है। और इसमें मानसिक विकास होता है, मानसिक, और इसको उसने कौशल के रूप में माना है, शारीरिक कौशल जिसको अपन बोल सकते हैं। तो एक में कौशल डेवलपमेंट, एक मनोवर्ती, एक में मानसिक डेवलपमेंट।
और एक सिद्धांत को उसने नाम दिया ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, एक को नाम दिया था इमोशनल भावनात्मक, और एक को नाम दिया था क्रियात्मक साइकोमोटर। ये 3 प्रकार के जो क्षेत्र थे वो किसने बताए थे? बताइए आप, किसने बताए थे? ये सिद्धांत बताए थे आपको ब्लूम ने, और इसको क्या कहते हैं? ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब आपके सामने समस्या ये है कि भाई इसमें क्या क्या आते हैं, इनमें क्या क्या क्षेत्र आते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, ये समझ में आ गया ना आपके तीनों मॉडल। तो इसमें जो मानसिक या बोधात्मक है उसमें क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है ज्ञान। क्या आता है? ज्ञान आता है। ठीक है, समझ आ गया ना आपके ज्ञान। दूसरा इसके अंदर अवबोध, नाम सुना होगा आपने, अवबोध। तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, और छठा मूल्यांकन। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉलेज। देखिए पहले इसका समझिए आप, इसके जो चरण है इसके समझिए। जो ज्ञानात्मक में आता है, कॉग्निटिव में आता है, कॉग्निटिव नॉलेज के अंदर आता है। तो नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज। फिर आता है वो क्या करता है? अवबोध करता है। ठीक है ना। फिर वो क्या करता है? प्रयोग करता है, एप्लीकेशन। और फिर वो क्या करता है? एनालिसिस करता है। फिर वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है। और फिर वो क्या करता है? एवोल्यूशन करता है। तो वो क्या करता है? ज्ञान को करता है। 5 ही है ये। अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग करता है। ठीक है ना, उसको समझता है ना, अंडरस्टैंडिंग हो गया ना। तो कहने का मतलब इसकी जो 5 देख लिए, ज्ञान है, अवबोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। अब इसके अंदर समझिएगा, आप ये समझेंगे कि सर ये क्या होता है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में कॉपी आती है, हम लोगों के पास भी आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग ये लिखे होते हैं। उसके हिसाब से हमें बच्चों को मार्क्स को डिसाइड करना पड़ता है कि इसका अर्थ। अब आप समझिए इसके चरण कैसे कैसे हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा सकता हूं। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ये 6 चरणों में व्यक्ति कॉग्निटिव नॉलेज को कैसे गेन करता है। मैंने मान लीजिए एक उदाहरण लिया, और ये उदाहरण है, मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, आप समझिएगा। तो केवल आप इतना ही जानते हैं ये मोबाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले ये मोबाइल जानते नहीं थे लोग। बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि मोबाइल भी कोई चीज होती है क्या, नहीं जानते थे, बिल्कुल शब्द नहीं सुना था व्हाट इज मोबाइल। तो कहने का मतलब जब उनके सामने आया तो उनको एक ज्ञान हुआ कि ये मोबाइल है, इतना ही जानते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसका मतलब उसको इस चीज के बारे में ज्ञान है। मैं एक अनपढ़ आदमी से पूछूं, किसान से पूछूं, तो वो भी कह देगा ये क्या है, अरे मोबाइल है। ठीक है, तो उसको ज्ञान हो गया। अब उसको अवबोध कब होगा, जब उसको ये मालूम होगा इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो मैंने पूछा इसमें क्या क्या फंक्शन है, तो कहेगा बात कर सकते हैं हम लोग फोटो खींच सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसको बात करने का, फोटो खींचने का और सेल्फी खींचने का ये आइडिया हुआ ना। तो कहने का मतलब है उसको उसके बारे में कुछ न कुछ अवबोध की जो लाइन है वो क्रॉस कर चुका है। पहले तो उसने केवल इतना जाना मोबाइल है, फिर उसने ये जाना कि इसके फंक्शन क्या क्या है। फिर उसने जब इसका प्रयोग किया, अगर मैं कह दूं लोग इसको स्विच ऑफ करके और चला के दिखाओ, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको चला के दिखा देता है, सेल्फी लेके दिखा देता है। तो कहने का मतलब उसका प्रयोग उसको मालूम है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने कहा मोबाइल को स्विच ऑफ करके और फिर मुझे सेल्फी लेके दिखाओ, तो नहीं दिखा सकता है ना। तो कहने का मतलब उसने अपने जीवन में केवल ज्ञान और अवबोध को ही क्या किया है, गेन किया है। क्यों? उसको तीसरी स्टेप मालूम ही नहीं, उसके फंक्शन ही नहीं मालूम, वो सेल्फी लेना जानता ही नहीं है, वो बातचीत करना नहीं जानता, उल्टा मोबाइल पकड़ता है। तो कहने का मतलब है वो प्रयोग उसका नहीं जानता है। इसका मतलब प्रयोग वाली लाइन को उसने क्या किया, क्लियर नहीं कर पाया है।
और कई आदमी क्या करते हैं, उसको ठीक है कि आप फोन दे दो, आप फोटो खींच लेगा, सेल्फी कर लेगा, बात कर लेगा, इसका मीन्स उसको इसका प्रयोग आता है। जब प्रयोग आता है तो फिर वो क्या करेगा, इसमें विश्लेषण करेगा इसका कि भाई इसमें ये चीज अच्छी फोटो आई, ये बात अच्छी हुई, इसमें आवाज धीमी थी, इसमें ये गिर गया तो टूटा नहीं। उसने कई इसके गुण और अवगुण दोनों को उसने क्या किया, विश्लेषण किया, उसके भागों में बांट कर। कभी मोबाइल अच्छा है, फोटो अच्छी आती है, बात अच्छी नहीं होती है, ड्यूरेबल है, तो ये अनेक प्रकार की उसकी जो गुण और अवगुण दोनों का वो क्या करता है, विश्लेषण करता है। वही व्यक्ति जिसने फोटो लिया, फिर वो विश्लेषण की जब प्रक्रिया क्रॉस कर जाता है, फिर वो उसका एक कंक्लूजन रूप में संश्लेषण करता है कि भाई ये चीज तो काम की है, इसमें ये चीजें अच्छाई है। वो सामूहिक रूप से गुण और अवगुण दोनों के आधार पर एक डिस्कस निकालता है और फिर उसका वो उसी संश्लेषण के आधार पर एकीकृत करके उन चीजों में से वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तब व्यक्ति अपने जीवन के शिक्षा के जो तत्व है उनको क्या करता है, सीखता है। ऐसा नहीं सीधा ज्ञान के बाद सीधा मूल्यांकन हो जाए, मूल्यांकन पहले हो जाए। इसके जो क्रमबद्ध चरण है, इन्हीं चरणों से व्यक्ति क्या करता है, शिक्षा को गेन करता है। और इसे क्या कहते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये बीएड के पाठ्यक्रम में आपके बाल्यावस्था वाले पाठ में है। आप देखना, गार्डनर का जहाँ प्रयोग मैंने बताया था ना, गार्डनर का प्रयोग बताया था आपको, उसी प्रयोग के अंदर ये टॉपिक है। आप देखना सिलेबस के अंदर टॉपिक देखिए, आप उस टॉपिक के अंदर फिर मैं देखता हूँ। तो ये नहीं कि मैंने ब्लूम का मॉडल बता दिया आपके बीएड में शिक्षा शास्त्री में नहीं है, नहीं, मैंने सिलेबस को देखकर इस टॉपिक को आपको अध्ययन करवाया है। तो आगे आपके समझ में ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्या होता है। अब इसके अंदर भी 4 चरण है मनोवृत्ति का, रिसीविंग है ना, फिर इसके अंदर आएगा अनुक्रिया, फिर वो क्या करेगा, वैल्यूइंग करेगा, वैल्यूइंग करेगा। वैल्यूइंग के बाद फिर क्या होगा, उसका वैल्यू किया ना उसने, और वैल्यूइंग के बाद उसने करेगा आपका ऑर्गेनाइजिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन, ERIZADA। तो कैरेक्टराइजेशन। अब रिसीविंग का मतलब क्या हुआ, देखो हिंदी में इसका उत्तर हुआ ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन। ग्रहण करना, ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, आकलन, ठीक है। और आकलन के बाद हिंदी में इसका नाम आ जाएगा समायोजित करना और संयोजित करना और नियंत्रण करना। संयोजित करना, इसका अर्थ हो जाएगा संयोजित और इसका अर्थ हो जाएगा नियंत्रण। तो अब आप देखिए इसके 5 चरण कौन कौन से हुए। पहला मैंने बताया था रिसीविंग, ग्रहण करना। दूसरा मैंने बताया था अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तीसरा मैंने बताया था वैल्यूइंग, आकलन करना। चौथा मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग, संयोजित करना। पांचवा मैंने बताया था कैरेक्टराइजेशन, यानी नियंत्रण करना। अब आपको कि सर इसके आपने 5 चरण बताए, सर इसके आपने हमें 6 चरण बताए, और इसके भी कितने चरण हैं आपको बता दूं, इसके भी आपके 5 चरण हैं इसके, ठीक है। इसमें शारीरिक कौशल डेवलपमेंट होता है, साइकोमोटर कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे रिसीविंग, अब आपके सामने जैसे मैंने मोबाइल मेरे पास है और मोबाइल से मैं खड़ा खड़ा मोबाइल को फंक्शन कार्य कर रहा हूं और अपने फोटो ले रहा हूं, और फिर जब देखा बच्चे ने उसको क्या किया, रिसीविंग किया, बच्चा उसको देख रहा है, क्योंकि इसमें देखना और सुनना दोनों एक्टिविटी क्या करती है, चलती है। तो बच्चे ने मेरे को देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, कि गुरुजी मोबाइल देख रहे हैं। मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, बच्चा आया, बच्चे ने उस मोबाइल को टच किया, रिसीविंग किया, और जैसे मैंने बच्चा किया उसने बच्चे ने उसके प्रति क्या की, रिस्पॉन्डिंग की, अनुक्रिया की। जैसे मैंने मोबाइल चलाया, पहले फोटो खींची, उसने भी क्या किया, रिस्पॉन्डिंग की, अनुक्रिया की। तो पहले उसने देखा कि मैं क्या कर रहा था, फिर उसने उसको क्या किया, अनुक्रिया के रूप में उसको चलाया, फिर उसने क्या किया, उसको वैल्यूइंग, उसके आकलन किया कि वास्तव में ये चीज काम की है, इसमें तो फोटो आते हैं, इसमें बातचीत होती है। और आकलन करने के बाद फिर इसको संयोजित किया, क्योंकि बच्चे मोबाइल से इतना देखा होगा प्राय गेम खेलते रहते हैं, तो उसने उस गेम को संयोजित किया कि अरे इसमें तो गेम खेलने का बड़ा अच्छा है गेम, तो उसने उस चीज को उससे संयोजित किया, और फिर संयोजित करके फिर उसने क्या किया, उस पर नियंत्रण किया कि मेरे को तो मोबाइल चाहिए चाहिए,
क्योंकि मुझे गेम को खेलना है। तो कहने का मतलब उसने कैसे रिसीविंग किया, फिर उसने उस मोबाइल के प्रति कैसे अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद फिर उसने उसका आकलन निकाला, कह रही है तो काम करेगा, और फिर उसने उसमें एक गेम खेला, और गेम खेलने के बाद उसने ये अवस्था महसूस की, मुझे तो एनी हाउ क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो ये जो 1964 में जो ज्ञानात्मक जो ज्ञान था वो किसने प्रतिपादित किया था? ब्लूम ने ही किया था। ब्लूम के अन्य साथी भी थे। एक साथी का नाम मैं बता देता हूं, उस साथी का नाम था मसिया और क्रेसबॉल। क्रेसबॉल और मसिया, क्रेसबॉल और मसिया, ये दो उसके साथी थे। इन दोनों और ब्लूम तो थे ही, तो तीनों ने मिलकर इस जो सिद्धांत का है, शिक्षा का, उसका प्रतिपादन किया। और फिर आप मेरे से पूछोगे सर इसमें क्या आता है? इसमें आपने नाम सुना होगा उद्दीपक, फिर वो अनुकूलन, अनुकूलन है ना, फिर वो नियंत्रण कर लेता है उसके ऊपर, और फिर वो समायोजित कर लेता है अपने आप को, और फिर वो स्वाभाविकरण क्रिया कर लेता है। तो अब उसने उद्दीपक किया, अनुकूलन किया, नियंत्रण किया, समायोजित किया, स्वाभाविकरण किया, इससे उसके साइकोमोटर के अंदर है ना उसका डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा, उदाहरण के लिए समझो, इन तीनों को मैंने उदाहरण से समझाया, एक बार फिर देख लेना, फीडबैक के रूप में बता दूंगा मैं आपको। तो उसने उद्दीपक कोई चीज रखी है, एक लड़का साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते चलाते उसके दिमाग में आया, उसने उसकी एक्टिविटी को गेन किया, उसके दिमाग में तस्वीर बनी कि ये चला रहा है तो मैं क्यों नहीं चलाऊं, और उसने फिर जब उसके ये दिमाग में बैठी तो उसने उसके प्रति क्या किया, अनुकूलन किया। अनुकूलन करके उसका विश्वास जागृत हुआ, तो उसका विश्वास जागृत हुआ तो उसने साइकिल पर नियंत्रण करना सीख लिया, साइकिल को चलाना सीख लिया। जब साइकिल को चलाना सीख लिया तो उसने चलाना अच्छा सीख लिया कि वो कह रहा सड़क पे नहीं, अब तो हाईवे पे चलाऊंगा। इतना उसका कॉन्फिडेंस जागृत हो गया था, उसने उसको देखा चलाते हुए उस विद्यार्थी को, उसके दिमाग में भी आया कि मैं क्यों नहीं चलाऊं। तो उसने उसके प्रति क्या की, अनुक्रिया की, उसका उपयोग किया, उपयोग करके फिर उसने क्या किया, साइकिल पर नियंत्रण करना सीख लिया। फिर उसने हाईवे पे चलाने का सोचा, फिर उसने अपने आप को इतना संयोजित कर लिया उस साइकिल से कि वो तेज गति से चलाने लगा, स्पीड पकड़ ली उसने, और जब पकड़ ली तब उसने स्वाभाविक क्रिया के रूप में चलाने लगा। एक हाथ से साइकिल में पकड़ लिया, एक हाथ में बिठा दिया, और अपने अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको उस पर क्या करने लगा, दिखाने लगा। तो उसने इन 5 चरणों के द्वारा अपने कौशल का क्या किया, विकास किया, और इसके अंदर वो मोटिवेटेड हुआ, और मोटिवेटेड होकर उसने क्या किया, अनुपयोग किया। इस क्रिया के अंदर वो अभिप्रेरित हुआ। क्या हुआ, अभिप्रेरित, जिसको अपन कहते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन अभिप्रेरित होकर उसने क्या किया, इसका अनुपयोग करना सीखा। अभिप्रेरित हुआ और फिर उसने क्या किया, अनुपयोग करना सीखा, और अनुपयोग करके उसने अपना नैतिक विकास और अनुशासन विकास, अपना चरित्र का विकास किया इस एक्टिविटी के अंदर, भावनात्मक। क्यों, ये उसकी मनोवृत्ति थी। उसने उस चीज को क्या किया, अभिप्रेरित हुआ उस चीज को देखकर। मोबाइल को देखकर बच्चा अभिप्रेरित हुआ, और अभिप्रेरित होकर उसने क्या किया, उसका अनुपयोग किया। अनुपयोग करके उसने अपना क्या किया, नैतिक विकास किया, अपना चरित्र विकास किया, अपना अनुशासन वाला विकास किया। तो बच्चा किसी न किसी चरण को, इन चरणों के द्वारा गुजर कर ही अपनी शिक्षा को क्या करता है, पहचानता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं, ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा इसमें कितने प्रयोग बताए थे ब्लूम ने, 3 प्रकार के डोमेन बताए थे। पहला क्या था, पहला ज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, दूसरा इमोशनल, भावनात्मक ज्ञान कहते हैं, तीसरा क्या बताया था मैंने, साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर। अब इसके कितने चरण बताए थे, 6 चरण। इसके कितने चरण बताए थे, 5 चरण। इसके मैंने कितने चरण बताए आपको, 5 चरण। ये प्रयोग कब किया उसने, 1956 के अंदर प्रयोग किया। 56 में रिसर्च भी उसने चालू कर दी थी। इसके रिसर्च चालू करके फिर ये उसने इन प्रकार के 3 चरणों को दिया। फिर ये उसके साथी जो मसीहा थे और क्रेसबॉल थे, उनके साथ किया, और फिर 69 के अंदर ये प्रयोग किया, और उसने इसको
इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? 3H। H का मतलब हेड, हार्ट और हैंड, 3 नाम दिया। अब इन तीनों के अंदर मैंने इसमें किसका उदाहरण दिया? मोबाइल का। इसमें किसका दिया? साइकिल वाला। सॉरी, इसमें मोबाइल का, इसमें साइकिल वाला। तो इसमें मैंने तीसरे वाले में साइकिल वाला दिया, क्योंकि इसमें शारीरिक कौशल का डर है, इसमें अनुपयोग करना सीखता है, अभिप्रेरित होकर और उसको सीखता है, और इसमें उसका मानसिक होता है, क्योंकि हर बच्चा मानसिक चीज से सीखता है ना। तो इसमें मैंने आपको क्या किया था? ज्ञान। मैंने केवल ये दिखाई, चौक। मैंने कहा चौक क्या आती है, बस इतना ही मालूम है। कोई बच्चा ये भी नहीं आता चौक खाने काम आती है क्या, चौक लिखने काम आती है क्या? कुछ लोग ये जानते हैं चौक तो लिखने काम आती है। तो कहने का मतलब उसने ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उसको उसका अवबोध भी था कि इसका उपयोग क्या होता है। फिर उसी बच्चे ने उस पर प्रयोग किया, लिख के देखा कि अरे भाई इसमें तो बहुत सा लिखा जाता है, ये तो बहुत सी चीज है, पेन की आवश्यकता नहीं है। तो उसने उसका एप्लीकेशन जो स्टेप है उसको क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। फिर प्रयोग करके उसने विश्लेषण किया कि भाई हैंडराइटिंग टेढ़ी आई, हैंडराइटिंग सीधी आई, हैंडराइटिंग साफ आई। उसका उसने देखा, गुण भी देखे, अवगुण भी देखे। हैंडराइटिंग टेढ़ी आई, गलत आया, क्या आया, है ना, या चौक उसके ऊपर निकल के इसके कपड़ों पर आई। उसने अच्छी चीज भी देखी और बुरी चीज भी देखी। फिर उसने उसका विश्लेषण करके फिर उसका क्या किया? संश्लेषण किया। अरे भाई चौक तो वास्तव में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो उसने उसका संश्लेषण करके फिर उसका प्रयोग निकाला कि वास्तव में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक की ही क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। तो इन 5-6 चरणों से गुजरकर ही व्यक्ति शिक्षा के जो मूल्य है उनको क्या करता है? समझता है। तो इसी के साथ में आपका टॉपिक ब्लूम का जो टेक्स्टोनॉमी का जो सिद्धांत है उसका समापन करता हूं, और अगले टॉपिक के बारे में मैं आपको कल जानकारी दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू, ओके बाय।